अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट फरा इकबाल और आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अपने लीगल अवेयरनेस को लेकर चल रही हूं आपसे बातचीत करते हुए। तो मैं आज दूसरा सेक्शन भी एक आपके सामने पेश करूंगी। तो वो है, देखें दोस्तों, जब मर्डर होता है तो वो सेक्शन 302 में होता है। मर्डर हुआ है, किसी का कत्ल हुआ है जिसकी इजाज़त कहीं नहीं है, तो 302 में वो कत्ल कर बैठा है। तो हमें कोई किसी भी इंसान ने कत्ल किया, अब उसको कानूनी तौर पे इंडियन पिनल कोड के तहत उसको सेक्शन 302 के तहत उसको सजा होगी। 302 is a punishment. 300 is section 300 defines what is a murder, and section 302 defines penalty, how much penalty will be imposed on him and all, and so on and so on and so forth. एक और मर्डर भी है दोस्तों, जो बराबर वो भी एक कत्ल ही है। एक इंसान को मारा जाता है और उसको उसी तरह खंजर से मारा जाता है, और वो मतलब वो भी बिल्कुल सिचुएशन सेम है। एंड इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस सेक्शन इज are also similar to, mostly similar to, but there is single fine difference between the two sections. I will try to explain you section 299, which is section 299 की बात करूँ, वो है culpable homicide amounting not amounting to murder. culpable homicide है, not amounting to murder. उसमें क्या हालात है? कत्ल तो उसने कर दिया, बहुत ग्रेवली किया, बुरे तरीके से किसी को मारा, नुकसान कर दिया उसकी ज़िंदगी का, उसकी फैमिली का, सब कुछ। लेकिन ये इसमें क्यों सज़ा कम है और 302 में सीधे फांसी या 14 साल से भी ज़्यादा सज़ा क्यों है? तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। आप ये दूसरा जो मैं जनरल एक्सेप्शंस पहले बता रही हूँ, ये इसमें ये है कि मर्डर भी किया है किसी बंदे ने, चाहे वो हो गया उससे, मतलब उसने कर लिया है सब कुछ, अथॉरिटी लेके वो मर्डर करता है, या वो जैसे हम सबसे पहली बात आपके दिमाग में ये ज़रूर आई होगी, डॉक्टर्स हैं। हम डॉक्टर्स की बात करें, अगर जब डॉक्टर एक के पास हम पेशेंट जाता है और पेशेंट को वो कहता है कि भाई आप बहुत बीमार हैं, आपकी तो सर्जरी होगी, तो ये पेशेंट जो है ये किस पे, पहले अल्लाह ताला की ज़ात पे और फिर इस डॉक्टर पे पूरा रिलाई करता है, डिपेंड करता है, कहता है हाँ डॉक्टर साहब जैसा आप ठीक समझे, ठीक है ना। तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो लेकिन क्या डॉक्टर साहब उसको उठ के मर्डर, मतलब उसकी सर्जरी करते वक्त अगर उसका मर्डर भी हो जाए तो डॉक्टर साहब को क्या कोई लायबिलिटी नहीं है? ये सवाल भी हमारे दिमाग में आता है। या किसी डॉक्टर ने एक ऐसी गलत दवाई दे दी और बंदा जो है वो और बीमार हो गया या मज़ीद बीमार हो गया, या ऐसी भी सिचुएशन आती है कि बंदा मर ही गया, तो क्या डॉक्टर साहब की कोई लायबिलिटी नहीं बनती? बनती है कानूनी तौर पे, लेकिन क्या और कितनी लायबिलिटी बनती है वो भी हम जनरल एक्सेप्शंस में पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं 77 से 78 पे जा रही हूँ कि ये कहता है, ये मेरे हाथ में किताब है और ये मेरी बाबा की किताब है और इससे मैं बहुत ज़्यादा मेरे दिल के अजीज़ है। तो मैंने लॉ अपनी बुक से भी पढ़ा है, बाबा ने मुझे ला दी थी, और मैंने ज़्यादा इससे पढ़ा क्योंकि इस पे बाबा ने छोटे छोटे नोट्स भी लिखे थे, तो मैं उनको भी कंसिडर करती हूँ। तो देखें, इसमें एक सेक्शन 78 है, वो ये है, नथिंग विच इज़ डन इन परसुएंस ऑफ, नथिंग विच इज डन, कोई भी ऐसी हरकत जो की जा रही इन परसुएंस ऑफ, और विच इज वारंटेड बाय द जज, या जो जज साहब ने कहा गया, वारंट निकाला गया है कि भाई उनका हुक्म है बाय जज, और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट का ऑर्डर निकला है, जज साहब ने ऑर्डर निकाला है, या किसी वारंट के तहत कोई जजमेंट आई है, is an in pursuance of or order of a court of justice if done while such judgment or order remains in force। ये नहीं कि 10 साल पहले का ऑर्डर निकला था कि इस बंदे को फौरन आप अरेस्ट करें और हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं 20-25 साल बाद, वो नहीं। जब ये इनफोर्स रहेगा ऑर्डर,
जो ऑर्डर जज साहब ने निकाला कि फौरन इस बंदे को अरेस्ट करके मेरे सामने लाओ, उसको अगर हमने अरेस्ट करके लाया, लाने वाली एजेंसीज तो अलग है ना, अरेस्ट करने वाली एजेंसीज तो अलग है, आप जानते हैं पुलिस है, तो वो अरेस्ट करके लाते हैं जब ये ऑर्डर इन्फोर्स है, ये नहीं कि ये एक्सपायर हो गया है ऑर्डर, ऐसा नहीं है, तब नहीं, जब ये ऑर्डर इन्फोर्स है, is an offense notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass a judgment or order provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction। तो ये जी इसका मतलब ये है कि एक जज साहब हैं, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है और वो ऑर्डर इन्फोर्स है कि उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, वारंट निकाला, फटाफट इस बंदे को लाओ, किसी भी बंदे को ABCDE, किसी को भी XYZ, उसको लाओ और उसको फौरन बंद कर दो। और ये जज साहब जो हैं ये इन गुड फेथ समझ रहे हैं कि इनको जुरिस्डिक्शन है ये वाला ऑर्डर निकालने की। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ऐसा वारंट निकाला है जहाँ पे नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कोई ऐसा ऑफेंस है जो उनको लगता है, क्योंकि जज साहब इन गुड फेथ बिलीव कर रहे हैं कि उनके पास जुरिस्डिक्शन है, तो जुरिस्डिक्शन जब ना हो और जज साहब ने ऑर्डर निकाला और बंदा अरेस्ट हो गया, तो बाद में पता चला कि इन जज साहब को तो ये जुरिस्डिक्शन थी ही नहीं, क्योंकि जुरिस्डिक्शन मेन होती है ना, जुरिस्डिक्शन है, सपोज हम जिस एरिया में रहते हैं अगर वहाँ कुछ क्राइम हो जाता है तो वहाँ के SHO को जुरिस्डिक्शन नहीं, ये नहीं कि वो कहीं जाके जम्मू का SHO आ रहा है और वो कर रहा है, कहीं जाके समझो मैं श्रीनगर में रहती हूँ तो बारामूला का SHO करेगा, मैं बारामूला में रहती हूँ तो श्रीनगर का SHO, अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन, तो ये बात तो कोई भी समझ सकता है कॉमन मैन। तो उसी तरह ये केस भी है कि तब जज साहब को कोई भी उनका जो उन्होंने एक्ट किया है इन परसुएंस ऑफ हिज ड्यूटी और बिलीविंग हिमसेल्फ टू हैव जुरिस्डिक्शन टू पास दैट ऑर्डर, दैट इज़ नॉट एन ऑफेंस। तो ये एक और उनको एग्जेम्पशन है आप जज साहब को। तो मेरे साथ बने रहिए, और भी वीडियोस बनाती रहूँगी, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। फी अमान अल्लाह।